बजट पेश होने जा रहा है और मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में देश के हर नागरिक को उम्मीद है, हर वर्ग को उम्मीद है कि इस बजट में उनके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। ऐसे ही हर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ये उम्मीद जता रहा है कि इस बार उसके प्रदेश के लिए क्या होगा। हर कोई सीएम जो होता है, मुख्यमंत्री, उसके मन में यही होता है जो उसका राज्य है वो भी तरक्की करे और हर बजट में उसके लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल हो। इस बार हम इस कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात करें तो ये जो बजट पेश होने जा रहा है, आम बजट पेश होने जा रहा है, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ स्पेशल उत्तराखंड के लिए जरूर होगा। और इस तरह की उम्मीद खुद सीएम धामी ने जताई है। उन्होंने कहा है कि आम बजट 2026 में जो पेश होगा उसको लेकर उम्मीद जताई है कि इस बार उम्मीद से बढ़कर ही मिलेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमको हर बार की तरह इस बार भी बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रगति में और अधिक हम सबको प्रोत्साहित करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारी भी चीजें जो हमारे जैसे राज्य हैं सीमांत के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उस बजट में प्रावधान होगा। तो खास उम्मीद जताई है कि क्या कुछ उनको मिल सकता है। उम्मीद से बढ़कर मिलने की उम्मीद इस बार है कि उत्तराखंड के लिए कुछ खास होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए नीरज कोरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, गजेंद्र रावत जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और दोनों ही उत्तराखंड से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, नीरज जी, गजेंद्र जी। नमस्कार जी नमस्कार। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात करते हैं आम बजट की तो खुद मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जताई है कि इस बार उम्मीद से बढ़कर उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ होगा और बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने जताई है उम्मीद। उनका कहना है कि स्पेशल पैकेज की मांग की है, कुछ ना कुछ स्पेशल होगा। और साथ ही साथ रेलवेज की अगर बात करें, रोड प्रोजेक्ट्स की बात करें, इसको लेकर भी उम्मीद जताई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर, क्या मिलेगा इस बार बजट में उत्तराखंड को? पूजा, देखो कि बजट से आम आदमी को तो उम्मीदें रहती हैं और विशेष करके उत्तराखंड जैसा जो राज्य है, हिमालयन राज्य है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सीमावर्ती जो राज्य है उनके लिए स्पेशल पैकेज का प्रावधान होना चाहिए। उत्तराखंड को इस दृष्टि से देखें कि उत्तराखंड की भले ही पॉपुलेशन के हिसाब से ये छोटा प्रदेश है, लेकिन तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से ये देश दुनिया में इसकी अपनी साख है, एक अपनी प्रतिष्ठा है। और हर साल यहाँ पर जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन में उनके कि करोड़ों करोड़ों लोग जो है यहाँ पर तीर्थाटन के लिए और पर्यटन के लिए आते हैं। हमारे यहाँ एयर कनेक्टिविटी का, रेल कनेक्टिविटी का काम भारत सरकार के सहयोग से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा उत्तराखंड का योगदान जो है पूरे देश के अंदर जो है पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तराखंड का योगदान, कंट्रीब्यूशन जो है वो देश दुनिया में बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि अपार है। और हर बार हमारे प्रदेश में जो सरकार रहती है, चाहे इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें भी रही हों, उनकी हमेशा केंद्र सरकार से ये मांग रहती थी कि उत्तराखंड को स्पेशल पैकेज के रूप में ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। जो हम पर्यावरणीय सहयोग देते हैं उसके अनुपात में हमें यह सहयोग मिलना चाहिए। और यहाँ पर कई बार जो है 2018 में भी जो है हिमालयन राज्यों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है मसूरी के अंदर, उसमें भी ये बात उठी थी और उसमें वित्त मंत्री उस समय थी, उन्होंने भी इस बात को माना था कि नहीं, ये आपका वाजिब हक है और ये आपको मिलना चाहिए और इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन आज तक वो ग्रीन बोनस की जो हमारी डिमांड है, केंद्र सरकार वैसे इस राज्य को सहयोग करती रही है, हर तरह से करती रही है, लेकिन ये जो ग्रीन बोनस की एक हमारी जो डिमांड है, वो ग्रीन बोनस की डिमांड जो है हमारी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार थोड़ा सा हमारी राज्य सरकार भी जोर लगाए और केंद्र सरकार इस बात को समझे, जो लंबी एक हमारी बहुत समय से मांग आ रही थी कि ग्रीन बोनस जो हमारे को मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और दूसरा, तीर्थाटन और पर्यटन के लिए जितना जो भारत सरकार हमें सहयोग कर सकती है, भारत सरकार को सहयोग करना चाहिए। और क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, उस सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे को जो जितना भारत सरकार सहयोग कर सकती है राज्य सरकार को, उतना उसको सहयोग करना चाहिए। और बाकी जो आम आदमी की एक जो जरूरत है, आम आदमी को तो ये जरूरत रहती है, इस दृष्टि से आम आदमी आम बजट को देखता है कि उसके लिए क्या खास है। आम बजट का मतलब यह कि मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो कमजोर तबके का वर्ग है, उसकी बड़ी आशा रहती है इस बजट से। तो जो डेली नीड्स की जो वस्तुएं हैं, दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, वो उस पर टैक्स कम होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। रसोई गैस जो है
वो उस पर टैक्स कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल है, पेट्रोल है, जिससे सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उस पे थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। दवाइयां हैं, मेडिसिन है, उस पे हमें राहत मिलनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो है वो उसको एजुकेशन, हायर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, ये उसके लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि गरीब आदमी दाल रोटी कैसे भी खा लेगा, लेकिन अगर उसमें कोई विपदा आती है, कोई कष्ट आता है हेल्थ को लेकर, तो उससे पार पाना उसका बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, एजुकेशन सबसे बड़ा मुश्किल काम है। स्कूलिंग बच्चों को करा ली जाती है, लेकिन जब हायर एजुकेशन में जाना पड़ता है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए फंड चाहिए, बहुत जरूरत पड़ती है। तो इस दृष्टि से मैं कहता हूं कि हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हायर एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ ना कुछ मतलब प्रोविजन करना चाहिए, मध्यम वर्ग को देखते हुए या लोअर तबके को देखते हुए केंद्र सरकार को। इस तरह के लोग उम्मीद भी लगा कर रखते हैं। इनकम टैक्स रिबेट में भी हर साल उम्मीद रहती है। पिछली बार भारत सरकार ने इनकम टैक्स में विशेष दिया था लोगों को, तो इस बार भी लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीद है कि इनकम टैक्स में भी कुछ ना कुछ भारत सरकार सहयोग देगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जिस पर आम लोगों की निगाह रहती है। तो इसमें राहत, क्योंकि आम लोगों को इससे मतलब नहीं है कि बजट का आकार कितना होगा, बजट कितना बड़ा होगा, या हमारे देश की आर्थिक विकास दर कितनी है या विकास दर कितनी है। आम लोग तो सीधा आप देखेंगे, बड़े बजट जैसे ही कल पेश होगा, सबसे पहले लोग अखबारों में यही देखते हैं कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो है वो कितनी सस्ती हुई, जो चीजें हम यूज करते हैं उस पर कितना टैक्स कम हुआ, वो कितनी सस्ती मिलेंगी। तो ये बेसिक चीजें, ये उम्मीदें, ये अपेक्षाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इन सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छा बजट जो है आम लोगों के लिए लेके आएगी। जी चलिए, गजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं, एक दिन ही हुआ है सिर्फ कि विमानन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्टेट का अवार्ड जो है उत्तराखंड को मिला है। ऐसे में सीएम धामी ने यह उम्मीद भी जताई है कि रेल और रोडवेज को लेकर भी जो है कुछ ना कुछ बजट दिया जाएगा। तो एक ये पूरा इंफॉर्मेशन या कहें एक पूरा संकेत है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने की दिशा में भी उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। जहां तक कल के बजट को लेकर आपने सवाल मतलब शुरू किया इस चर्चा को, एक तो जो पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं उनकी बात भी कंसिडर की जानी चाहिए, और हमसे पहले जो हमारे भाई कोहली जी ने कहा है, तमाम बातें उन्होंने उसमें रखी हैं। जो आपने कहा कि विमान के क्षेत्र में नंबर 1 होने का इनको वो मिला है, और वो दूसरा पक्ष उसका ये है कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के बाहर आज भी लोग जो है वहां इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो ये एयरपोर्ट विस्तार होने वाला है उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। उनको तीसरी बार में उजाड़ा जा रहा है, वो आने वाला जो वक्त है उनका कैसे गुजरेगा, सरकार उनका पुनर्वास करेगी नहीं करेगी, जमीन के बदले जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार का उनका क्या होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इस प्रदेश में हर दिन खबरें छपती है मैडम कि बिना इलाज के लोग मर रहे हैं, और कल तो और गंभीर खबर छपी कि एक प्रसूता जो हमारी बहन थी उसकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि एम्बुलेंस में जो है ऑक्सीजन नहीं थी। तो जिस प्रदेश में स्थिति ये हो जाए कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है और जो हमारी बहन थी उसकी मौत हो गई, ये हर दिन इस प्रकार की खबरें छप रही हैं। कहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है, कहीं एक्सरे मशीन नहीं है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है। तो ये कनेक्टिविटी की बात तो है, ये जिस तरह की कनेक्टिविटी की हम गजेंद्र जी बात कर रहे हैं, उसी कनेक्टिविटी की बात तो है कि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ठीक होगा, सड़क ठीक होगी, रेल पहुंचेगी, वहां पर गाड़ी पहुंचेगी, आपकी रोड ठीक पहुंचेगी, तभी तो वहां पर सुविधाएं पहुंच पाएंगी। ये एक अपने आप में मैसेज है। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आती हैं, और ये कोई ऐसी पहली बात नहीं। इस वजह से जो है सड़कों का जो है आपस में कनेक्शन टूट जाता है। तो इस बार इसको लेकर भी जो है ये कहा जा रहा है कि एक स्पेशल पैकेज की मांग भी की गई है। मैडम, मैं उस पॉइंट पे आने से पहले जो आपने कहा है कि निश्चित रूप से जो आपदाग्रस्त हमारा प्रदेश है, जो ऑल वेदर रोड बनाया था वो ऑल वेदर रोड बन नहीं पाया, और जगह जगह टूटा पड़ा है क्योंकि वो दोबारा बन नहीं पा रहा है। और जो बड़ी अभी हमने थराली और धराली की बड़ी आपदा झेली है। आपकी थोड़ी गजेंद्र जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गजेंद्र जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज। उनके हमारे लोग जो है, गजेंद्र जी, हेलो जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सुन पा रही मेरे को? जी जी। तो मैम विषय ये है कि जो अब हमारा जो अगले साल अर्धकुंभ हो जा रहा है, उसको लेकर सरकार बहुत सारी बातें कर रही है। तो उस अर्धकुंभ को लेकर केंद्र सरकार क्या मदद करेगी नहीं करेगी,
तो इसको लेकर सरकार की बड़ी चिंताएं हैं। जी जी जी, और वो ये चिंता इस रूप में आप भी जो देखने को चिंता मिली। जाहिर कर रहे हैं, ये मेरे को लगता है कि सीएम धामी को भी चिंता होगी कि उनके राज्य को क्या मिलेगा। डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं तो दो पहियों पर जो है गाड़ी ज्यादा बेहतर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि केंद्र की जो सरकार है कहीं ना कहीं वो जो है कोई भेदभाव करेगी, उत्तराखंड को नहीं देगी। नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कुंभ का, अर्ध कुंभ का आयोजन होना है, उसके लिए भी पैकेज की जो है घोषणा की जा सकती है, उसमें भी कुछ किया जा सकता है। और खुद का अगर उत्तराखंड के ही बजट की बात करते हैं तो वो भी जो है होली के बाद आ सकता है बजट। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें कि देवभूमि है उत्तराखंड, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अर्धकुंभ का आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा करने की बात कही जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया गया था उसी की तर्ज पर तो उत्तराखंड का बजट हो चाहे केंद्र का बजट हो, दोनों ही बजटों से उम्मीद की जा रही है कि कुछ ना कुछ कुंभ के लिए जरूर होगा। अब बिल्कुल पूजा, देखें कि अर्धकुंभ जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक महापर्व है। और मैंने तो आप शुरुआती दौर में कहा, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है देवभूमि प्रदेश है, तीर्थाटन और पर्यटन जो है हमारी रीढ़ है, आस्था भी है और रीढ़ भी है। और ऐसे में हमारे को तीर्थाटन और पर्यटन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार को भरपूर मदद करनी चाहिए। और अर्धकुंभ जो है वो भी देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का धार्मिक बड़ा महा आयोजन होगा। तो राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा होगा और मुझे उम्मीद है उसमें केंद्र सरकार भी भरपूर मदद करेगी। हमारी राज्य सरकार तो अपना एक बजट का आकार रखेगी, लेकिन केंद्र सरकार की मदद के बिना वो संभव नहीं है। और अगले साल 2027 में ये होना है। दूसरी बात, एक आपदा की बात हो रही थी। ये प्रदेश हमेशा से आपदा के सायों में रहता है और हर साल मानसून के दौरान कोई ऐसा मानसून नहीं खाली नहीं जाता कि जब हम बड़ी आपदा के दौर से ना गुजरे। कहीं ना कहीं, चाहे हमारा जो पर्वतीय हमारे जो क्षेत्र है, पौड़ी है, टिहरी है, चमोली है, और जो बहुत ज्यादा अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वो उसकी हम आपदा की मार झेलते हैं। और आपदा की मार में राज्य सरकार अपने सोर्सेस से, अपनी चीजों से, सब चीजों को मैनेज करती है। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है, हम अपना प्रस्ताव बना के भेजते हैं भारत सरकार को। जब भी हमारे पे विपदा आती है भारत सरकार मदद भी करती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके लिए भी जो है, चाहे हिमाचल है, उत्तराखंड है, मैं हिमाचल की भी बात करूंगा, उसने भी इस बार बहुत आपदा की मार झेली है। तो इसके लिए खास विशेष तौर पर जो हिमालयन राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल है, या और राज्य हैं जिन पे हमेशा आपदा का साया रहता है, उनको एक स्पेशल पैकेज एक भारत सरकार की तरफ से देना चाहिए। क्योंकि हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो हमारे यहाँ की सिचुएशन है, वो बिल्कुल देश के दूसरे राज्यों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें भी मैं उम्मीद करता हूं हमारी राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया होगा, मांग भी की होगी, लेकिन इस पे मांग के अनुरूप ठीक ठाक मदद हमें मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। जी, एक सवाल गजेंद्र जी आपसे भी है। जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बजट पेश होने वाला है, उत्तराखंड ने स्पेशल पैकेज की मांग की है और अलग अलग जो है क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि विकास जब हो रहा है तो उत्तराखंड को भी विकास के मार्ग पर लेकर जाना चाहिए, इकोनॉमिक बूस्ट की बात कही जा रही है। अगर वहाँ पर उत्तराखंड की जिस तरीके से योजनाओं की बात करते हैं, योजनाएं ऐसी होती है कि जो आम आदमी से लेकर के व्यापारी वर्ग तक, बिजनेस करने वाले हों चाहे नौकरी पेशा, सभी के लिए फायदेमंद होना चाहिए। ऐसे में कारोबारियों के लिए आप क्या देखते हैं? क्योंकि अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां का बड़ा कारोबार जो है टूरिज्म पर चलता है, यानी पर्यटन पर चलता है। पर्यटन के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में क्या कुछ हो सकता है? क्या उम्मीदें जो है उत्तराखंड की सरकार लगा रही है इस बजट से, इस पूरे पॉइंट को लेकर के? चूंकि आपने इशू रेज किया है कि ये पर्यटन और तीर्थाटन वाला प्रदेश है और वहां से हमें इनकम की बड़ी संभावना रहती है। और इस बीच उत्तराखंड में दो इशू निकल कर आए हैं कि उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है, जहाँ बड़ी संख्या में हमारे लोग पूरे देश दुनिया से आते हैं, और कुंभ क्षेत्र, वहां को लेकर जो दो नए सवाल हैं, वो उसी प्रकार जो मैंने कहा था ना कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार की चिंता है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो यहाँ पर एक और जो सरकार है और जो बीकेटीसी है, उनका कहना है कि भाई जो चार धाम यात्रा है वहां पर गैर हिंदू नहीं आना चाहिए। तो क्या भारत सरकार कोई ऐसी मशीन इनको देने वाली है या मांगेंगे उनसे, जिस मशीन से चेक करेंगे कि कौन किस जाति का, किस धर्म का आ रहा है? इनका कहना है कि कुंभ मेले में भी अब नहीं, तो इसमें गलत क्या लग रहा है? नीरज कोहली जी, आपको क्या इसमें कोई बात गलत लग रही है? जब कुछ स्पेसिफिक किसी धर्म के लोगों के देश में हम नहीं जा पाते, हम देश की बात कर लेते हैं, वहां नहीं जा पाते हैं, तो कोई हमारे घर क्यों आए, कोई हमारे मंदिर क्यों आए? किसको पड़ी है? और हम जब किसी के नहीं जाते हैं मंदिर में या किसी के पूजा स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो क्या हम अपने ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं? नीरज जी, नहीं, पूजा
नहीं पूजा, देखिए इसमें दो 3 करोड़ दो लोग दो रहते हैं। दो, दो तरह की बातें एक हैं। मेले में 3-3 करोड़ लोग नीरज जी विदेशी आते बोलिए हैं। बोलिए। हाँ, हाँ। देखिए पूजा, इसमें दो तरह की बातें हैं। पहले बीकेटीसी के चेयरमैन ने कहा कि गैर हिंदू जो है चारधाम, जो हमारे चारधाम के मंदिर है या उसके अधीन जो मंदिर है वहां पर जो है वो दर्शनों के लिए प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाद में उन्होंने कहा जी एक एक्ट में, हमारा जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में ये प्रोविजन है कि गैर हिंदुओं में जो है सिख, बौद्ध और जैन, वो भी जो है हिंदू परंपरा का हिस्सा है, तो उन पे प्रतिबंध नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया सिर्फ स्पेसिफिक एक कम्युनिटी के लिए ये प्रोविजन किया गया है। नंबर 2 बात मेरा कहना है कि इस मामले में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए पूरे देश के लिए। माता वैष्णो देवी मंदिर जो है, आप जानती हैं, देश दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और पिछले 40 सालों से मैं लगातार वहां, मुझे माता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं अपने परिवार के साथ दर्शन के लिए जाता हूं। वहां पर जितने जो पैदल चलने में जो अक्षम असमर्थ तीर्थ यात्री हैं, उनको यात्रा करवाने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जम्मू कश्मीर के। वो घोड़ा, खच्चर, पालकी, सब चीजें जो है सबसे यात्रा कराने वाले उसी कम्युनिटी के लोग हैं। तो आप ये बताइए कि देश का एक सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध, जहां लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहां पर यात्रा करवाने वाले लोग तो उस कम्युनिटी के हैं। और अगर एक दूसरी तरफ हम मंदिरों में इस तरह की बात करेंगे तो इसमें एक स्टैंडर्ड सरकार का, ये तो रोजगार के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, धर्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं, अगर आप नहीं, इसे पर वो माने तो उनका रोजगार तो मैडम, धर्म से जुड़ा हुआ आप ना। केदारनाथ में कौन लोग यात्रा करवा रहे हैं? नीरज भाई, केदारनाथ में कौन डंडी गंडी वाले हैं, कौन घोड़े खच्चर वाले हैं, कौन हेलीकॉप्टर का पायलट है, कौन, ये सब कौन लोग हैं? और प्रसाद कौन बना रहा है? तो उसमें कौन बना रहा है? और ये जो जी। कुंभ का टेंट है वो कौन लगा रहा है? चलिए जल गजेंद्र कौन जी, बेच रहा है? जी प्रसाद, फूल कौन बेच रहे हैं ये लोग? ये तो बहुत स्पेसिफिक बात है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भारत सरकार, हमारी सरकार को कोई ऐसी मशीन जरूर दे जिससे वो कम से कम उन लोगों को रोक पाए। वो कुंभ के बाहर भी लग जाए वो मशीन, चार धाम यात्रा के चलिए। बाहर भी जरूर लग जाए ताकि उन लोगों को रोक पाए। चलिए, ये तो देखिए, ये जिन जो मंदिर हैं उनकी समितियों का अपना फैसला है, उसमें ना हमारा फैसला है ना आपका फैसला है, वो मंदिर समितियों का फैसला है, वो फैसला हम उन पर ही छोड़ते हैं। ना उसमें सरकार का दखल है ना हमारा आपका दखल है। मंदिर समितियां किस तरीके से अपने मंदिरों की गरिमा को, अपनी परंपराओं को संजो के संभाल के रखती है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब आप इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना सरकार कुछ कर सकती है। मंदिर समितियों की जो जिम्मेदारी है वो बेहतर ढंग से निभा रहे हैं, इस पर हमें पूर्णतः विश्वास है। नीरज जी, गजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो हमने डिस्कस किया किस तरीके से आम बजट में उत्तराखंड ने उम्मीदें जताई हैं कि स्पेशल पैकेज मिलेगा और उत्तराखंड का ख्याल रखा जाएगा। अर्धकुंभ होने वाला है, उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है अपने लेवल पर, उसके लिए भी कुछ ना कुछ बजट में जरूर रखा जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल पैकेज की बात भी जो है सीएम धामी ने कही है। इस पर जो भी अपडेट होगी वो आपको जरूर देंगे। वैसे भी बजट आने में बहुत कम समय बचा है, सभी की नजर उस पर होगी, हमारी नजर भी रहेगी। पल पल की खबर बजट से जुड़ी आपको जरूर देते रहेंगे।